ठीक है, अपन ने AS28 शुरू किया था, इसका नाम था इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। उसमें कुछ चीज देखी थी कि मान लो आपकी कोई असेट है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम, रिडक्शन होता है उसकी वैल्यू में। अब जो रिडक्शन हो रहा है वो नॉर्मल वाला नहीं है, लाइक दैट डेप्रिसिएशन होता है, जब यूज करते हैं तब उसका वैल्यू कम होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज होगी तो नॉर्मली होती, ठीक है। इसमें कुछ इंडिकेटर देखे थे अपन ने, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं। कि मान लो बाय चांस टेक्नोलॉजी चेंज होगी सडनली, या फिर आपका असेट वो कुछ डैमेज हो गया, फिजिकली डैमेज हो गया उसका। मैंने बताया था, मैंने कोई कार लेके आया और पेंट गिर गया उसके ऊपर तो उसकी वैल्यू कम हो गई। एसी था अपना, एसी गिर गया, चल तो रहा है बट अब ये डैमेज हो गया पूरी तरह से, वैसा। याद आया आपको? ठीक है, इसमें हमने देखा था कि जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो कैसे निकलता है, वो देखिए। तो सबसे पहले हमने दो चीज देखी थी। सबसे फर्स्ट जो कैरिंग अमाउंट, क्या होता है कैरिंग अमाउंट? का मतलब ये होता है कि जो बुक्स में कैरी हो रहा है, ठीक है। दैट इज नॉर्मली क्या होता है कि जितने में लिया था उसमें से जो डेप्रिसिएशन है अब तक का वो माइनस कर लो, और कुछ रीवैल्यूएशन के तो प्लस माइनस कर लो। अब जो वैल्यू बचा होगा, जो आज का वैल्यू है, जो बैलेंस शीट में दिख रहा है बिफोर इम्पेयरमेंट, जो वैल्यू दिख रहा है बुक्स में, वो क्या होता है कैरिंग अमाउंट। उसमें से यू हैव टू माइनस रिकवरेबल अमाउंट। अब ये रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलते हैं कि सर देखिए, इसमें दो चीज होती है। पहली होती है वैल्यू इन यूज। क्या होती है? ये जो वैल्यू इन यूज है कैसे निकलते हैं बताओ? हाँ, कि वो जो असेट है क्या फ्यूचर में, क्या उस असेट से फ्यूचर में कुछ बेनिफिट होने वाला है? यस सर, कुछ कैश जनरेट होने वाला है। तो फ्यूचर में जो भी कैश जनरेट होने वाला है उससे उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसी को बोलते हैं वैल्यू इन यूज। बट उसमें स्क्रैप वैल्यू भी इंक्लूड करने का है, ठीक है, वो ध्यान रखना। दूसरा जो था उसमें क्या था अपना नेट सेलिंग प्राइस। क्या था नेट सेलिंग प्राइस? मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कुछ होने वाला है तो ये वैल्यू। अब इन दोनों में से लोअर की हायर, तो भैया इतना तो अपन लेके आ जाएंगे, ऐसा समझ में आया नहीं आया? तो इतना वैल्यू दिख रहा है, इतना तुम लेके आ जाओगे, तो बेटा जो बचा हुआ जो है वो चीज क्या हो गया? लॉस। और उसको इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं, और उसको तुरंत अपन प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर लेते हैं। इतना आई गेस अपन ने पढ़ा था, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी किया था अपन ने, बराबर ना? दो क्वेश्चन किए थे, एक क्या था इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लिया अपन ने, बराबर ना? यस, इलस्ट्रेशन नंबर 1 अपन कर चुके हैं, ठीक है। एक बार याद कर लेते हैं, वापस हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कंपनी का कैश फ्लो दे रखा है, बराबर ना? तो हमको पहले वैल्यू इन यूज निकालनी है, तो हमने क्या किया, इसका सबका डिस्काउंटिंग वैल्यू निकाला इंक्लूडिंग रेसिडुअल वैल्यू। तो ये देखो, इसका डिस्काउंटिंग वैल्यू निकाला, ये आ गया। दूसरा अपने को चाहिए कैरिंग अमाउंट। क्या चाहिए अपने को? अब इसे 40,000 में लिया था, ठीक है, इसकी लाइफ 8 ईयर है, तो हमने इसके हिसाब से इसका कैरिंग अमाउंट निकाल लिया। भाई 3 साल इसको यूज करते हुए हो गए, तो इसका ये माइनस किया, और इसका इतना डेप्रिसिएशन 3 साल का आता है। अब इस कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया, तो ये कैरिंग अमाउंट आ गया, ठीक है। अच्छा, वैल्यू इन यूज ऑलरेडी निकाला हुआ अपन ने। रिकवरेबल अमाउंट जो होगा वो नेट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दे रखी ऑलरेडी निकाल के 20,000, तो दोनों में से बीच में आया 20,000, पर आप दिखा रहे हो बुक्स में 25,375 पे, तो उसमें से वो माइनस कर लिया और उसे बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। तो आप क्या करोगे, जो बुक वैल्यू था उसमें से इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करते हो, तो जो 25,000 था उसमें से 5,300 जो भी समथिंग है इम्पेयरमेंट लॉस, वो माइनस कर लो, देन यू विल गेट द 20,000 एग्जैक्ट रिकवरेबल अमाउंट मिलेगा तुमको। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो बुक्स में इस पे होने वाला है, क्यों? क्योंकि बुक्स में ये वैल्यू आ गया 20,000। याद आया आपको? नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए। X Limited is having a plant asset carrying amount of which is 100 lakh on 31st March 2011। 100 lakh का उसका carrying amount ऑलरेडी दे रखा है आपको। Its balance useful life is 5 year। कितनी लाइफ बची उसकी? 5 साल। And the residual value at the end of the 5 year is 5 lakh, और residual value भी दे रखी है। Estimated future cash flow आपको दे रखा है, this is your future cash flow। Calculate the value in use, सिर्फ आपको value in use निकालना है for the plant if the discounted rate is 10%, तो discounting factor क्या है तुम्हारा? 10%। Also calculate the recoverable amount if the net selling price of the plant is 60 lakh। बाद में recoverable amount भी निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है इसका वो फ्यूचर वो मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, फ्यूचर कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? 50 30 30 20, और ये लास्ट वाला क्या है? स्क्रैप वैल्यू है ना, स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, इसने अलग से किया है, कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे कर लेंगे। ऐसे नीचे अलग से किया है, आप चाहो तो जैसे अपन ने सीखा था कि आप यहाँ पे भी कर सकते हो डायरेक्ट। 31 मार्च 2016 कितना है? 5 लाख, और सेम वैल्यू आ जाएगा ये वाला। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, हम साथ में कर लेते हैं। क्या ये तुमको समझ में आया?
उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप टोटल मारोगे सबका तो इसका आता है 3.10 और इसका टोटल मारोगे तो यू विल गेट द 121.92। जैसा आपने इससे पहले वाले सम में किया था सेम वेट किया है, बार बार चेंज क्या करना, जैसे एक बार कर लो वैसे कहो। क्या ये तुमको समझ में आया? ऐसे ने भी वही किया है बट थोड़ा सा बदल नीचे वाले से किया है, ऐसा बस और कुछ भी नहीं। बोलिए किसी को डाउट है इसमें? ये आ गया, क्या आ गया? वैल्यू इन यूज। क्या गया तुम्हारा? ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को नेट सेलिंग प्राइस दे रखा है 60 लाख का। अब मुझे होता हु इज द हायर 121.92 या 60 लाख 121.92, तो व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट 121.92 आ गया। ये क्या दोनों आंसर अपने को मिल गए? यस। करो फिर फटाफट सॉल्व करो, चलो तुम। चलिए तो ये भी हो गया आपका बराबर ना। इलस्ट्रेशन कौन सा हो गया? ये 2। आगे बढ़ रहे अपन। इसके बाद चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 निकालिए। सॉरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 निकाला आपने? Venus Limited has fixed asset which is carried in the balance sheet on 31st March 2011 at 500 lakh। तो तुम्हारी बैलेंस शीट में कितना कैरिंग अमाउंट है? 500 लाख का। As at that date the value of the use in 400 lakh और नेट सेलिंग प्राइस 375 है। तो हु इज द हायर 375 की 400 तो 500 का तुम्हारा कैरिंग अमाउंट है, 400 का रिकवरेबल अमाउंट हो गया, तो 100 का लॉस हो गया, नहीं हुआ इंपेयरमेंट लॉस, ये आ गया इंपेयरमेंट लॉस। अब इसकी एंट्री पूछा है, क्या पूछा है इसने? तो क्या एंट्री होगी? इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट होगा टू क्या? टू असेट नहीं बोलेंगे अभी, क्या बोलेंगे? टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस। क्या बनाएंगे अपन? ये प्रोविजन जो है असेट में से माइनस कराएंगे, ऐसा है। ठीक है। और ये जो इंपेयरमेंट लॉस कहां पे ट्रांसफर होगा? पीएनएल अकाउंट में। ठीक है। तो चलिए फिर इसको देख लीजिए, ये रहा। तो सबसे पहले इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, या आप इंपेयरमेंट लॉस भी लिख सकते हो 100 का। और ये इंपेयरमेंट लॉस कहां पे ट्रांसफर हो गया? पीएनएल में। और ये प्रोविजन जो है ये आपका कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में जो असेट होगी उसमें से माइनस हो जाएगा। अलग से दिखाना पड़ेगा ना। आपने टू असेट लिखा तो असेट नेट दिखेगी, पता ही नहीं चलेगा कितना इंपेयरमेंट हुआ है। तो हमको इसके लिए क्या मानना पड़ेगा? इसका प्रोविजन। जैसे जब डेटर्स के लिए बनाते हो तो आप प्रोविजन बनाते हो, क्या एंट्री पास करते हो? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट लिखते हो ना, ताकि पता चलेगा वो डेटर्स में से माइनस होता है। ऐसा सेम इसका भी ऐसा ही करना है। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है। अब उसने पूछा बैलेंस में कैसे दिखाओगे? बैलेंस में कैसा है? फिक्स असेट आ गया 500 का, बराबर है, जो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद होगा। ये देखो अलग से इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया? 100 का, और ये आ गया 400 का। तो ये जो प्रोविजन है ये देखो ये बैलेंस शीट में आ गया इधर। ठीक है। एक्चुअल में इंपेयरमेंट लॉस ये प्रोविजन है। क्या है ये तुम्हारा? प्रोविजन। ये वाला बताइए, क्या ये आपको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। चलो कॉपी कर दो फटाफट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एन असेट, ठीक है, फाइंड आउट द इंपेयरमेंट लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ द इंपेयरमेंट लॉस, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ये सब अपने को करने का है। कॉस्ट ऑफ द असेट इज 56 लाख, यूजफुल लाइफ ऑफ द जो दे हैव उसकी 10 ईयर है, सैल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं है, करंट कैरिंग वैल्यू ये ऑलरेडी दे रखा आपको, इतना करंट कैरिंग वैल्यू है, यूजफुल लाइफ इसकी रिमेनिंग कितनी 3 ईयर है, रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कितना है 12 लाख है, और अपवर्ड रिवैल्यूएशन डन इन लास्ट ईयर, यहाँ पे रीवैल्यूएशन किया है। क्या किया है यहाँ पे बेटा? तो अभी अपने को एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा रीवैल्यूएशन का। किसका समझना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन करते हो मतलब आपने लास्ट ईयर का रीवैल्यूएशन किया होगा, तो क्या आपकी बुक्स में कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व नाम की चीज होगी कि नहीं होगी? अब बेटा तुझे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है तुझे? उसी एसेट पे। तो मुझे होता है कि वो लॉस को पूरा पीएनएल में डालना चाहिए कि पहले तेरे पास में रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है उसके सामने सेटअप करना चाहिए। ये अपन ने एएस 10 में भी पढ़ा था, अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व है तो पहले उसको हटाएंगे, फिर कम पड़ेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, यहाँ पे भी आपको लॉस होने वाला है।
तो जो इंपेयरमेंट लॉस है क्या उसको डायरेक्ट पीएनएल में डालना है कि पहले रीवैल्यूएशन रिजर्व के साथ सेटअप करना है? तो जितना रीवैल्यूएशन रिजर्व सेटअप पड़ा है अपने पास बैलेंस, पहले उसको सेटअप कीजिए और उसके बाद जो बचेगा वो कहां पे डालेंगे? पीएनएल में। इसका मतलब अब इंपेयरमेंट लॉस से दो ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं। इससे पहले क्या सीखा कि इंपेयरमेंट लॉस हमेशा कहां आता है? पीएनएल में। अब हमने देखा अगर वो असेट रीवैल्यू हुई थी और उसका रीवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ा है तो सबसे पहले हमको जितना रीवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस पड़ा होगा उसके सामने सेटअप करना है, और उसके बाद एक्स्ट्रा बच गया तो कहां आएगा? पीएनएल में आएगा। क्या ये आपको समझ में आया? तो सबसे पहले तो अपने को इंपेयरमेंट लॉस निकालना है। क्या निकालना है इसका? इंपेयरमेंट। कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द इंपेयरमेंट लॉस क्या था? फॉर्मूला बताओ। एक तो जो कैरिंग अमाउंट है, हाँ, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट जो भी होगा, ठीक है, कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट कितना? कैरिंग अमाउंट यहाँ पे देखिए 27.30। इसमें से माइनस करना है रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा, ये रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलता है वो देख लो। हायर ऑफ वैल्यू इन यूज, और क्या था दूसरा? क्या था? नेट सेलिंग प्राइस, बराबर ना? तो मुझे बताइए आपका वैल्यू इन यूज इस क्वेश्चन में कितना है? क्या दे रखा है अपने को? कितना है? डायरेक्ट रिकवरी अमाउंट दे रखा है, तो बढ़िया बात है। फिर ये ऑलरेडी अपने को दे ही रखा है, बराबर ना? तो ये हमने अपने लिए लिख दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन, यहाँ पे दे रखा है। नहीं दे रखा होता तो अपन कंपेयर करते फिर पीछे हायर लेते। कितना दे रखा है यहाँ पे? 12 लाख। सो 12 लाख का ये तुम्हारा हो गया। तो मुझे बताइए तुम्हारा इंपेयरमेंट लॉस जो है वो कितना होगा? 15.3 बराबर है। अब बताइए क्या ये पूरा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा? नहीं, ठीक है। हाँ, तो कितना लॉस है तुम्हारा? रिवैल्यूएशन में कितना पड़ा है? 14 लाख। कितना पड़ा है? 14 लाख। तो देखिए कितना बैलेंस बच गया? 1.3। 1.3 ना? चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट, ऐसा। ठीक है, ये 1.3 कैसे पता चला? 15.3 में से 14 का आपने माइनस कर लिया, हो गया। बस यही पूछा है, और कुछ पूछा ही नहीं है, तो देख लीजिए। ठीक है, ये रहा 15.3 चार्ज टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व और चार्ज टू द P&L अकाउंट। ठीक है, रूल क्या होता है वो देख लो। अकॉर्डिंग टू AS 28 impairment of asset and impairment loss on the revalued asset is recognized as an expense in the statement of P&L account. However, an impairment loss on the revalued asset is recognized directly against the any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for the same asset। मतलब जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व उतना ही कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कर सकते नहीं है। तो 15.3 है तो यहाँ पे 14 लाख का हो गया और बचा हुआ तुम्हारा P&L में चला गया। बोलिए, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। अच्छा, अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा किस वैल्यू होगा? रिवाइज वैल्यू पे। रिवाइज मतलब अब रिकवरी अमाउंट कितना हो गया? 12 लाख, तो 12 लाख पे चार्ज होने वाला है। ठीक है, तो 12 लाख है बेटा। कितनी रिमेनिंग लाइफ बची थी तुम्हारी? 3 साल। तो 12 डिवाइड बाय 3 कर लो, 4 लाख। ठीक है, रिवाइज वैल्यू कितना होगा तुम्हारा? जो असेट का वैल्यू था वो था 27.3। कितना था तुम्हारा? 27.3। अब इसमें से माइनस कर लो तुम
क्या माइनस करने वाले हो, तुम्हारा इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है। अच्छा, अगर तुमको इसकी एंट्री समझ तो एंट्री भी समझ सकते हो कि एंट्री क्या की हुई है, नीचे लिखा देता हूं। तो यहाँ पे एंट्री आ गई है 15.3 माइनस कर लेना, तो यहाँ पे 20 तुम्हारा रिवाइज्ड वैल्यू होगा, 12। ठीक है। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ट्वेल्व डिवाइड बाई 3, 4 लाख पर है ना। क्या ये आपको समझ में आया? अच्छा, एंट्री की बात करो तो एंट्री क्या होगी, तो देखो आपका इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है और रीवैल्यूएशन रिजर्व भी बढ़ा था, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व हट जाएगा, तो ना रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर लेंगे, और जो बाकी वाला हुआ वो एक्चुअल में तुम्हारा इम्पेयरमेंट लॉस माना जाएगा, और 2 आएगा प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है। 14 का रिवॉल्यूशन रिजर्व, 1.3 का ये हो गया, 15.3 का ये हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस। ऐसा। अब ये प्रोविजन बन गया, तो ये ऑब्वियसली ये बैलेंस शीट में से माइनस होगा, तो देखो प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट लॉस माइनस हो गया। क्या ये तुमको समझ में आया? बेसिकली ये प्रोविजन ही होता है, हम सिर्फ लिखते हैं इसको इम्पेयरमेंट लॉस है। ये प्रोविजन तुम्हारा इतना माइनस हो गया, तो ये देखो ये बैलेंस शीट में आ गया, बराबर ना। ये देखो ये बैलेंस शीट में आ गया, रेड से टिक के वो, ये तुम्हारा रिवॉल्यूशन जो गायब हो गया पूरा बैलेंस शीट में से, और ये तुम्हारा क्या हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस, और ये कहां पर ट्रांसफर हो गया, पी&एल। बोलो, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो इसमें, समझा? कॉपी कर लो। ठीक है। तो ये देखिए अपना कैरिंग अमाउंट आया, उसमें से माइनस किया रिकवरेबल अमाउंट जो होता है वो वाला तो दे रखा है, इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 15.30, इसमें से रीवैल्यूएशन रिजर्व हमने आपने सेटअप कर लिया। ठीक है। 14 का बचा हुआ 1.30 कहां पे आ गया, पी&एल में। ठीक है। अब जो रिवाइज वैल्यू हो गया वो इम्पेयरमेंट लॉस करने पर कितना हो गया, 12, और अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 12 पे होगा, रिमेनिंग 3 डिवाइड बाय किया तो 4 मिल गया, और ये इसकी जनरल एंट्री हुई। एंट्री पूछा नहीं है, आपके लिए बताइए। क्या ये समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन होगा ये वाला, 10 हो गया ना। चलिए अब ये भी एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले ये देख लेते हैं, चलो। हम्म, 11 वाला देख लेते हैं। A plant was acquired 15 years ago at a cost of 5 crores. Its accumulated depreciation as of 31st March 2011 was 4.15 crores. ठीक है। Depreciation estimated for the financial 11-12 is 25 lakhs. Estimated net selling price आपको देगा 30 lakhs, which is expected to decline by 20% by the end of the next financial year. ठीक है। तो ये लास्ट ईयर की दे रखी है अपने को 30 लाख, बट इस साल में 30 में से तो 20% माइनस कर लो, तो अब तुम्हारी जो नेट सेलिंग प्राइस अपने को लेनी है वो कितनी होगी, 24। Its value in use has been computed 35 lakh on 1st April 2011, which is expected to decrease by 30% at the end of the financial year. तो 35 लाख में से 30% माइनस कर लो, 24.5। तो क्वेश्चन में सीधा नहीं देखा, ऐसे घुमा के दे रखा है, तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Assuming that the other condition and applicability of the impairment accounting standard are satisfied, what should be the carrying amount of the plant as 31st March 2012? बताइए क्या कैरिंग अमाउंट होगा आपकी बुक्स में। ठीक है। उसके बाद वो क्या बोला है, हाउ मच विल बी अमाउंट टू राइट ऑफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st March 2012, आप कितना राइट ऑफ करोगे, वही तुम्हारा इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। थर्ड क्या बोलता है, इफ द प्लांट हैव बीन रीवैल्यूड 10 ईयर अगो, अब देखो यहाँ पे रीवैल्यूएशन वाला पॉइंट डाल दिया,
तो ये बाद में कर लेते हैं, एक बार पहले नॉर्मल वाला करते हैं, फिर रिवैल्यूएशन वाला लेके आएंगे। ठीक है, तो हम पहले देख रहे हैं बिफोर रिवैल्यूएशन। क्या देख रहे हैं अपन? अगर मान लो इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन नहीं है, क्योंकि अभी तक जो पढ़ा उसमें कहीं पे नहीं आ रहा है, उस केस में क्या होगा? पहले शुरू। चलिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट आपको दे रखी है कॉस्ट। क्या दे रखी है आपको? हाँ, सबसे पहले कॉस्ट यहाँ पे दे रखा है, जो भी गिवन है वो है 5 करोड़ का। इसमें से आप माइनस करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितना है? ठीक है, ये रहा एक्यूमुलेटेड। ठीक है, माइनस कर लीजिए 0.85। बट ये कैरिंग अमाउंट कब, कौन सी डेट की आई होगी? 11 की। हमको तो 12 की चाहिए। तो उसने क्या बोला आगे कि यहाँ पे इसकी नेट सेलिंग प्राइस दे रखी है और वैल्यू इन यूज भी दे रखा है, बराबर है। तो अपने को इंपेयरमेंट लॉस को चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा अपने को? इंपेयरमेंट लॉस। कैसे करेंगे बताओ? आप ऐसे बताइए एक बार निकाल के। चलो पहले वो बताइए, इसका अपने को पता है रिकवरेबल अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा, बराबर ना? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। कितना है वैल्यू इन यूज? तो 30 था, बराबर ना? कितना परसेंट माइनस हो रहा था? 20%। कितना हो गया? 20। चलिए, ये रहा आपका डेप्रिसिएशन। नेट सेलिंग प्राइस 30 था, अच्छा वैल्यू इन 35 था, ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, वैल्यू इन यूज 35 था, बराबर है? 30% कीजिए 24.50। और इसका देखिए 30 था, ये 20% हो गया, 24 हो गया। तो पीछे वाली हायर 24.50। ऐसा पर यार ना, ये सर ऐसा कैसे हो गया? ये थोड़ी हो सकता है बेटा। हाँ, वो करोड़ में है, ये लैक्स में है, तो पहले इसको कन्वर्ट करो। हाँ ठीक है, एग्जाम में ऐसा मत करना नेगेटिव आगे तो नहीं करना है। अरे समझे क्या? हाँ, तो हायर जो आया वो 24.50 लैक्स आया। हम इसको और 0.0245 CR बोल सकते हैं, बराबर ना? तो यहाँ पे देखिए हायर ऑफ कर लीजिए 0.245, 0.605। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया नया वाला। ये क्या हो गया नया वाला? मतलब ये इंपेयरमेंट लॉस। क्या हो गया ये तुम्हारा? नया वैल्यू तो निकालना बाकी है, वो तो रिकवर ऑन होगा सेम का सेम, बराबर ना? तो ये अपन ने जो की है कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस की है। अभी देखिए, इसने पहले फर्स्ट चीज क्या पूछी है? व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट? ठीक है, बताओ कितना कैरिंग अमाउंट तुम्हारा आता है? चलिए, कहाँ किया था अपन ने? यही था ना अपना? हाँ, तो इसमें से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा करंट डेट का, बराबर ना? वो रह गया है, तो माइनस कीजिए डेप्रिसिएशन फॉर 31 मार्च 2012। कितना था? 0.25। तो कितना वैल्यू बच गया? 0.60। ठीक है, अब इसमें से आपको रिकवर अमाउंट माइनस करना है।
0.6 बराबर है। अब इसमें से माइनस कीजिए आप लोग 0.33। अब बोलिए बराबर ना, मतलब 35,50,000 रुपए सिंपल वर्ड में। ये इन सीआर आ गया, क्या गया इन सीआर। बोलो किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो, समझे। चलो तो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट आएगा, तो कैरिंग अमाउंट क्या होगा वो देखिए, वो तो 24.5 होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट इज 24.50 lakhs। सेकंड इज योर इम्पेयरमेंट लॉस, कितना आ गया वो 0.3, इसको भी लैक्स में ले लेते हैं। हाँ तो इसको भी बोलेंगे 35.50 lakhs। क्या ये तुमको समझ में आया? इसको डाउट है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बोलता है कि अगर मान लो रिवैल्यूएशन होता, क्या होता इन दैट केस क्या होता। अच्छा रिवैल्यूएशन कब होता वो भी देख लो यहाँ पे। If the plant had been revalued 10 years ago and the current revaluation reserve against the plant were to be 12 lakhs, how would you answer to question 1 and above 2? अब दोनों फर्स्ट एंड सेकंड कैसे आंसर देते हैं वो पूछ रहा है। अब मुझे बताइए 10 ईयर अगर वो आपने किया होता तो करंट रिवैल्यूएशन रिजर्व में तुम्हारा बैलेंस बोल रहा है 12 लाख, कितना बचता? तो अगर 12 लाख का बैलेंस होता तुम्हारे अंदर सी, तो तुम्हारा जो लॉस हुआ है 35.50 का, इसमें 12 लाख का तो क्या होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व होता, तो बचा वो कहां पे आता है पीएनएल में। तो कितना होता है 23.5। या चलिए अच्छा जो बैलेंस दे रखा है वो कौन सी कब का बोला है? द प्लांट हैड बीन रिवैल्यूड 10 years ago एंड द करंट रिवैल्यूएशन रिजर्व, बराबर है, करंट ही दे रखा है तो दिक्कत नहीं है अपने को। एंड बचा वो बैलेंस तुम्हारा पीएन रहता, तो अमाउंट टू बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट, तो कितना होता है 35.50 माइनस 12, कितना होता है 23.5 लैक्स। चलिए उसके बाद क्या बोलता है, इफ द वैल्यू इन यूज वाज जीरो, मान लो वैल्यू इन यूज जीरो होती एंड द एंटरप्राइज वर रिक्वायर्ड टू इनकर कॉस्ट ऑफ 2 लाख टू डिस्पोजल ऑफ द प्लांट, और वो डिस्पोजल के लिए तुमको कितना करना पड़ता, कुछ खर्चा करना पड़ता, तो व्हाट शुड बी द रिस्पांस ऑफ योर आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड नंबर 2 अबव। तो देखिए मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ, अगर तुम्हारा ये होता, क्या होता, वैल्यू इन यूज जीरो होता, तो देखो वैल्यू इन यूज जीरो और नेट सेलिंग प्राइस, क्या बोलता है नेट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एस्टिमेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, तो यहाँ पे कुछ भी पैसा तो मिलता नहीं बल्कि खर्च करना पड़ता आपको 2 लाख का, बराबर ना, तो ये 2 लाख का खर्च होता। तो अब देखो हु इज द हायर, यहाँ पे -2 आ गया, तो हायर कौन है 0, तो पूरी असेट का यू क्या होता है लॉस होता, पूरा लॉस बुक करना पड़ता। तो जो आपका असेट का वैल्यू बचा था, कितना बचा था जरा बताओ, यहाँ पे देखिए अपना ये 60 लाख था, कितना था 60 लाख, ये पूरा 60 का 60 carrying amount on 31st December 2012 is 60 lakhs माइनस करते हैं रिकवरेबल अमाउंट, कितना होता 0, तो पूरा का पूरा फुल इम्पेयरमेंट लॉस होता और पूरा का पूरा क्या करना पड़ता अपने को बुक करना पड़ता, क्योंकि पैसा मिलने वाला तो है नहीं, ठीक है, तो अपना पूरा पूरा लॉस बुक कर लेते हैं। क्या ये तुमको समझ में आया? और जो 2 लाख का अपने को पे करना है उसका बनाते हैं लायबिलिटी, क्या बनाते हैं उसका, क्योंकि वो अपने को पे करने वाला फ्यूचर में, तो उसका प्रोविजन बनाएंगे। AS 29 पढ़ा है ना, पता है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर करो, तो अपने को पता है उसको बेचने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। वैसा जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई मशीन पड़ी थी प्लास्टिक बनाने की, गवर्नमेंट ने बोला कि आज से ये मशीन बैन मतलब ऐसा हो गया कि आप इसको बेच भी नहीं सकते, मतलब कोई और यूज कर लेगा,
तो आपको इसको डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी, मेल्ट करनी पड़ेगी। अब हमको पता है कोई पैसा तो मिलने वाला है नहीं, ना प्लास्टिक बना पाएंगे, तो अब इसको मेल्ट करने में और 2 लाख रुपए जाएंगे। तो क्या कोई पैसा आने वाला है, जाने वाला है? जाने वाला है। तो जो मशीन का वैल्यू है वो तो मैं यूं कहीं पूरा लॉस दिखा दूंगा, और जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा होने वाला है उसका मैं प्रोविजन बनाऊंगा, पर उसको इंप्रूवमेंट लॉस नहीं बोलेंगे, इंप्रूवमेंट लॉस पूरा असर जितना ही होगा। क्या ये समझ में आया आपको? बस यही पूछा है इसने, आई गेस इतना ही है ना। हाँ ठीक है, तो ये आंसर देख लो आप लोग। इसने ये सब निकाला है, ठीक है। 85 लाख आ गया, डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर लिया, 60 आ गया, बराबर है। अब 60 में से अपना ये क्या माइनस किया, हाँ ये सब माइनस किया, नेट सेलिंग प्राइस आपका आ गया, फिर यहाँ पे निकला ये एस्टिमेटेड वैल्यू आ गया 24.5, ये अपने मेन आंसर है इसके 24.5 आया, इसका भी अपना भी 24.5 था आई गेस, इस तरह ये रहा, ठीक है। दूसरा आंसर क्या था 30.550, 35.50 आ गया। तीसरा जो था इसका ये बोल रहा है कि 12 लाख का रिवॉल्यूशन रिजर्व में 23.50 उसमें आएगा, तो अपना भी 12 लाख 23.50 आ गया। इसके बाद लास्ट में इसने बोला है कि वैल्यू 0, तो इंप्रूवमेंट लॉस कितना प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, पूरा पूरा 60 लाख का, ठीक है। तो ये पूरा 60 लाख का इंप्रूवमेंट लॉस बुक हो जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। तो यहां से स्टार्ट कीजिए, चलो। तो ये अपना कौन सा हो गया, ये वाला क्वेश्चन, ये भी हो गया बराबर ना। ये वाला देख लो, जो भी किया उसी का छोटा सा पार्ट है। An asset does not meet the requirement of environment law which have been recently enacted. The asset has to be destroyed as per the law. The asset is carried in the balance sheet at the year end at 6 lakh rupees. The estimated cost of destroying the asset is 70,000. How is the asset to be accounted for? मुझे बताओ कितना वैल्यू दिख रहा है, 6 लाख। क्या उसका कुछ भी पैसा मिलने वाला है? नहीं। कोई यूज होने वाली है? नहीं। बल्कि उसको आप तोड़ने का 70,000 देना पड़ेगा। तो आपकी जो असेट है वो तो 0 हो जाएगी, और पूरा 6 का 6 क्या हो जाएगा, लॉस बुक हो जाएगा, और ये 70,000 का एज ए लायबिलिटी शो करेंगे अपन, बराबर ना, प्रोविजन बना देंगे। आंसर देख लो एक बार। As per AS 28, impairment of asset, impairment loss is the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, where recoverable amount is the higher of an asset net selling price and its value in use. In the given case, the recoverable amount will be nil, higher of the value in use and net selling price negative आ गया, बराबर ना। Thus, impairment loss will be calculated as 6 lakh पूरा का पूरा, ठीक है। Therefore, asset is to be fully impaired and impairment loss of 6 lakh has to be recognized as an expense immediately in the statement of the P&L account. Further, the para 60 of AS 28, when the amount estimated for an impairment loss is greater than the carrying amount of an asset to which it related, an enterprise should recognize as a liability if and only if that is required by another accounting standard. Hence, the entity should recognize the liability of a cost of the disposal 70,000 as per the AS 10 and 20 था ना, ये फ्यूचर में जाएगा, पहले से बुक करो वैसा। बताइए किसी को इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अभी इलस्ट्रेशन पे आते हैं अपन वापस। कौन सा है अपना, इस पे आ जाइए। 4th वाला हुआ कि बाकी है? इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आइए। X Limited purchased the property plant equipment 4 years ago for 150 lakhs and depreciate it at 10% per annum on the straight line method, बराबर है। At the end of the 4th year, it has revalued the asset at 75 lakh and has written off the losses on revaluation to the P&L account. However, on the date of the revaluation, the market price is 67.5 lakh and expected disposal cost of 3 lakh. What will be the treatment in respect of impairment loss on the basis that fair value for the revaluation purpose is determined by the market value and the value in use is 60 lakhs? क्या क्वेश्चन बोला? नहीं समझा? कि समझा? नहीं समझा? पढ़ो वापस पढ़ो। क्या समझ में आया बताओ? कि आपने एक प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट कब ली थी? 4 साल पहले, और उसने आपने उसको डेप्रिशिएट किया 10% पर एनम के हिसाब से। तो पहले तो मुझे बताओ 4 साल पहले ली, तो आज की उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप पहले आज की उसकी वैल्यू निकालो, चलो फटाफट। तो 150 डिवाइडेड बाय 10 ईयर इंटू 4, ठीक है। 10 ईयर कैसे आया?
स्ट्रेट लाइन में था ना बेटा, क्या हुआ, एसएलएम मेथड है ना, तो वही बात होगी, तो सेम का सेम ले लो। तो अगर ऐसे भी लोगे तो 150 इंटू 10% कितना होता है, 15 होता है, इंटू 4 साल का सेम रहेगा, कितना होता है 60, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे बताओ 4 7 4 ईयर के बाद में कितना वैल्यू इसका बच गया, 90। ठीक है, अब आपने इसको रीवैल्यू किया है, क्या किया आपने इसको, अच्छा जब आपने रीवैल्यू किया है तो आपने इसको 75 पे रीवैल्यू किया है, तो आपने इसका वैल्यू इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, डिक्रीज। लॉस कहां पे डाल दिया, पीएनएल में 15 लाख, तो अब लॉस डाल दिया अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, इसे बोलते हैं डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। याद है आपको, ये 10 में पढ़ा था। हाँ, तो मुझे बताओ 90 में से 15 का तो लॉस बुक कर लिया, ये इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, रिवैल्यूएशन लॉस है। ठीक है, तो अब 75 का तुम्हारा वैल्यू आ गया। अभी क्या बोल रहा है कि हाँ यहाँ पे कि रिवैल्यूएशन के बाद में अब इसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 67.5 लाख, एंड इसके डिस्पोजल कॉस्ट 3 लाख है। तो मुझे बताओ इसका 67.5 माइनस 3 लाख करो बेटा, दिस इज नेट सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं इसको, और ये क्या बोलता है इसकी वैल्यू इन यूज 60 लाख है, तो विच इज हायर रिकवर अमाउंट हो गया तुम्हारा 64.5। तो अगर मेरा 64.5 ले लूं इसमें से, तो मुझे बताओ 75 का 60.4.5 लेते हैं तो कितना लॉस होता है, इम्पेयरमेंट लॉस 10.5, और ये इम्पेयरमेंट लॉस आपको निकल गया, और ये आपको बुक करना पड़ेगा पीएनएल में। बस यही था, और कुछ है ही नहीं इसमें। पढ़ लो, ये आंसर पढ़ लो एक बार। As per the para 57 of page 28, impairment of asset, if the recoverable amount higher of the net selling price and its value in use of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of an asset should be reduced to its recoverable amount. In the given case, net selling price is 64.5 lakhs, that is 67.5 minus 3 lakhs, and the value in use is 60 lakh. Therefore, recoverable amount will be 64.5 lakhs. Impairment loss will be calculated 10.5, जो 75 में से माइनस किया आता है, बस। अब वो कैसा होता है, देखो पैरा क्या होता है एक्चुअल में, जैसे लॉ बनता है ना, तो लॉ में सेक्शन ऐड होती है। अब एएस में कोई सेक्शन नहीं होती है, सबसे पहले कि एएस बना, उसमें फिर पैराग्राफ डाले गए, पैराग्राफ नंबर 1 2 3 ऐसा, तो उस पैरा में लिखा हुआ है कि जैसे मान लो ये पूरा, फॉर एग्जांपल ये मान लो तो कुछ निकालते थियरी वाला, ये जैसे ये एक एएस बना है, बराबर है। तो अब देखो, दिस इज योर पैरा नंबर 1, दिस इज योर पैरा नंबर 2, दिस इज योर पैरा नंबर 3, दिस इज योर पैरा नंबर 4। तो ऐसा इस नंबर पैरा पे लिखा हुआ ऐसा, तो चलो क्या आपको रेफरेंस देना है, तो आपको पूरा पढ़ने का काम नहीं है, काउंट करो 57 पे जाओ और फिर देखोगे ये मिलेगा, पर आपको इतना याद करना काम नहीं है। ठीक है, बोलिए, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, समझा? ठीक है, करो फिर, कॉपी कर लो। कैसे करोगे, पहले ही कॉपी करो, चलो क्या मैं लिखा हूं, चलो मुझे ही करना है, चलो।
बस हो जाओ शुरू। चलिए अभी करना है अपने को इलस्ट्रेशन नंबर 3। कौन सा करना है? चलिए देखते हैं अपन। जी लिमिटेड एक्वायर्ड मशीन ऑन 1 अप्रैल 2010 फॉर 7 करोड़। ठीक है, दैट हैड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर। द मशीन इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एंड डज नॉट कैरी एनी रेसिडुअल वैल्यू। On 1st April 2014, the carrying value of the machine was reassessed at 5.10 crores. In the surplus arising out of the revaluation being credited to the revaluation reserve. For the year ended March 2016, condition indicating an impairment of the machine existed and the amount recoverable ascertained to be only 79 lakhs. You are required to calculate the loss on the impairment of the machine and show how this loss is to be treated in the books of G Limited. Now, ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। G Limited had followed the policy of the writing down the revaluation surplus by the increased charge of depreciation resulting from the revaluation. ये क्या बोला है? चलो एक बार मैं थोड़ा कर लेता हूं, बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन। ठीक है, पहले नॉर्मल करते हैं, जहां से अपन ने शुरू किया था वही करते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहले अपने को कैरिंग अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है अपने को? कैरिंग अमाउंट बिफोर इम्पेयरमेंट। ठीक है, ये निकालना है। कैसे निकालूंगे? तो अपने को ओरिजिनल कॉस्ट पता है। कितनी ओरिजिनल कॉस्ट बताइए? एक सेकंड, 7 करोड़ बराबर है। फिर आप क्या कर रहे हो? इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। ठीक है, कितने साल हो गए तुमको ये बताओ? तो 2010 से 7 साल तो है, बट कितना साल अभी तक हो गया? 4 साल। ठीक है, तो यहां से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आपको पता है 7 करोड़ डिवाइड बाय 7 ईयर्स इनटू 4 ईयर्स। अब तुम्हारा कितना वैल्यू हो गया? 3। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, दिस इज कैरिंग वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2014। क्या ये तुमको समझ में आया? अच्छा, ये डेप्रिसिएशन कौन से साल का हुआ वो बताओ? हाँ, आपने असेट कब ली थी वो बताओ? 1 अप्रैल 2010 को, बराबर है। हाँ, तो 2011, 12, 13 एंड 14 वो ध्यान रखना। ठीक है, ये 1 अप्रैल 14 हो गया। डन। अभी क्या हुआ? आपका रीवैल्यूएशन हुआ है, राइट? ये बोलते हैं कि आपने 1 अप्रैल को रीवैल्यूएशन किया 5.1 का। ठीक है, असेट को मतलब वैल्यू किया है 5.1 पे, तो आपका रीवैल्यूएशन गेन कितना हो गया? 2.1। 5.10 माइनस 3, 2.1 का हुआ कि नहीं हुआ? ये जो आपने रिवॉल्यूशन सरप्लस लिया, ये कहां पे आया होगा? रिवॉल्यूशन रिजर्व में। तो आपने इसको रिवॉल्यूशन रिजर्व में डाल दिया। ठीक है, सो न्यू वैल्यू इज 5.10 रिवाइज्ड वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 14 को ही। ठीक है, कैरिंग अमाउंट तुम्हारा ये हो गया। आगे बोलो क्या होता है ये? अब बात कर रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ठीक है, तो इसमें पहले 2 साल का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2015 एंड 2016 ना, 2 साल का। तो देखिए आपकी जो वैल्यू थी 5.10 थी, 7 में से 4 चले गए थे, तो कितने बचे? 3। उसमें कोई चेंज हुआ नहीं था। और इंटू 2 साल का 3.40, 1.70 बराबर है। दिस इज योर कैरिंग वैल्यू ऑन 31 मार्च 2016। यहां तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हाँ, अभी क्या बोलता है उसके बाद कि अब इसको इंपेयरमेंट करना है। क्या करना है इसको? और ये बोला रिकवरेबल अमाउंट 79 का है, तो चलो भैया इंपेयरमेंट कर लेते हैं। तो ये बताइए, ये बोला माइनस करेंगे यहाँ से रिकवरेबल अमाउंट, क्या माइनस करेंगे? 79 लाख का, बराबर है। तो ये ऊपर सब करोड़ में था, इसको करेंगे तो 0.79 आ गया। तो बताइए इंपेयरमेंट लॉस कितना होता है? 0.9 बना के। अब इसमें कितना रिवॉल्यूशन में जाएगा और कितना पीएन में आएगा वो देखना है, यही सारा गेम है। तो देखो बराबर है, पर आप उतना ही डाल सकते हो जितना बैलेंस था। आपने यहाँ पे देखो, आपने रिवॉल्यूशन रिजर्व किया था तो आपको पता होना चाहिए जब आपने रिवॉल्यूशन रिजर्व किया था किधर गया, ये रहा ये रहा ये रहा, किधर गया, ये रहा 2.10 था। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते 2.10 का बैलेंस पड़ा है तो 0.9 का लॉस है पूरा डाल दो, नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोलोगे रिवॉल्यूशन रिजर्व हमेशा उतना ही नहीं रहेगा। ये बोलते हैं आप रिवॉल्यूशन रिजर्व को भी राइट ऑफ करते हो, क्या करते हो आप उसको भी राइट ऑफ करते हो। ये देखिए, तो आप असल के सामने रिवॉल्यूशन रिजर्व को भी राइट ऑफ कर रहे हो। तो अब मुझे बताइए आपका कितना बैलेंस बचा होगा? बैलेंस रिमेनिंग इन रिवॉल्यूशन रिजर्व, तो अब देखिए 2.10 का बैलेंस था। अब इससे बोला जो असल की लाइफ है उसके हिसाब से तो 3 साल की लाइफ थी, उसमें से 2 साल तो हो चुके हैं, तो आपने कितना राइट ऑफ ऑलरेडी किया होगा? 1.4 1.40। ये तो आप ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं। तो जो बैलेंस बचा होगा वो सीधी बात आपका 2.10 में से 1.40 माइनस कर लो, कितना बचा होगा? 70। इतना ही बैलेंस तुम्हारा रिवॉल्यूशन रिजर्व में होगा, क्योंकि 2 साल हो गए, 2 साल में आपने इतना राइट अप कर लिया होगा, तो अब इतना ही बैलेंस बचा होगा। तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो कहां पे आएगा? पीएनएल में। ठीक है, तो आपको पता है 0.91 में से 0.70 जो है वो माइनस कर लीजिए 0.21, ये तुम्हारा पेन चला जाएगा। बस यही था, मतलब समझने वाली बात यही थी इसके अंदर, और कुछ सही नहीं इसका। अगर आपने पूरा ले लिया 2.10 तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है सर, लास्ट समय ऐसा नहीं किया, हाँ, क्योंकि लास्ट समय ऐसा लिखा नहीं था, इस बार लिखा है इसने। बोलिए समझ में आया तुमको? चलिए आगे बढ़ रहे अपन। अभी बात करनी है अपने को CGU की। किसकी बात करनी है? CGU। इसे बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? अब ये क्या होता है, CGU क्या होता है वो समझ लो। ये क्या होता है कि जैसे मैं इंपेयरमेंट कर रहा हूँ, जैसे ये AC है, इसका मैं इंपेयरमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे जो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, जो नेट सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, वो निकाल सकता हूँ क्योंकि ये सेपरेट एसेट है। बट कई बार कुछ एसेट ऐसी होती है जो अपने आप में अकेली कैश जनरेट नहीं कर सकती है। जैसे समझिए, अगर मैं बिस्किट बना रहा हूँ और मेरे पास में एक मशीन है बिस्किट बनाने की, तो मुझे पता है कि उस मशीन से मैं कितना बिस्किट बनाने वाला हूँ, उसको कितने में बेचूंगा और क्या पैसा आने वाला है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू इन यूज निकाल सकते हैं, नेट सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, जैसे हम कोई पूरा सिस्टम यूज कर रहे हैं और उसको पर्टिकुलर को आप नहीं बोल सकते इसका इतना आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं लेक्चर बेचूंगा, बराबर है, वीडियो लेक्चर आप रिकॉर्ड करेंगे और बेचेंगे, तो उस टाइम में जब मैं अपना निकालूंगा क्या बोलते हैं वैल्यू इन यूज निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा मुझे बताइए। जैसे मेरे पास ये एसेट लैपटॉप है, मेरे पास में ये पीसी है, ये माइक है और एक कैमरा है। आप कैसे बोल सकते हो कि आपने कैमरा से इतना जनरेट किया? आप कैसे बोल सकते हो माइक से आपने इतना किया? या आप कैसे बोल सकते हो कि आपने लैपटॉप से इतना किया? या आप कैसे बोल सकते हो पीसी से इतना किया? क्या ये पर्टिकुलर पॉसिबल है? नहीं। इस केस में ये पूरा ग्रुप बन गया, मतलब ये अपने आप में कोई कैश जनरेट कर सकता नहीं। बट अगर ये सब साथ में मिलते हैं तो आप कैश जनरेट कर सकते हो।
तो जब मैं इम्पेयरमेंट की बात करूंगा तो इस सबको मिलके बात करनी है मुझे, पर्टिकुलर एक की बात करनी, इन्हीं को साथ में बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? CGU बोलते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसमें इम्पेयरमेंट की बात करूंगा तो मैं सबको साथ में देख के बात करने वाला हूँ। तो जब मैं इनका वैल्यू यूज निकालूंगा तो सबको साथ में निकालना है, पर्टिकुलर एक करके निकालना नहीं है। नेट सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे तो सबका साथ में निकालना, मतलब पूरा ग्रुप की बात होगी, सिंगल बात होने वाली नहीं है। बोलिए क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, तो ये है तुम्हारा CGU। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए एक एग्जांपल दे रखा है, अ माइनिंग एंटरप्राइज ओन अ प्राइवेट रेलवे टू सपोर्ट इट्स माइनिंग एक्टिविटी। तो देखिए एक माइनिंग कंपनी है, मान लो IOC है, ठीक है। वो क्या करती है, एक प्राइवेट रेलवे उसने रखा है, ठीक है, ताकि वो जो वहां से माइनिंग के जो कोयला वोयला या डायमंड जो भी निकलेगा उसको आप लेके जा सकते हो, आ सकते हो, ऐसा। The private railway should be private railway could be sold only for the scrap value। अब देखिए आप उसको लास्ट में जब वो खराब हो जाएगा तभी बेच सकते हैं, इसके बाद बेच सकते नहीं है, कोई लेगा ही नहीं ऐसा। And the private railway does not generate cash inflow from the continuing use that are largely independent of the cash inflow from the other asset of the mine। तो क्या मुझे बताइए, क्या वो जो रेलवे है क्या आप उससे कुछ कैश जनरेट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आप चलाते थोड़ी हो, वो तो अपने IRCTC के पास है ओनली ऑन, तो आप तो कर सकते नहीं हो। तो अब बताइए क्या वो अकेला जनरेट कर रहे हैं, सब साथ में मिलके कर रहे हैं? सब साथ में मिलके कर रहे हैं। Now it is not possible to estimate the recoverable amount of the private railway because the value in use of the private railway cannot be determined। क्या आप उसका वैल्यू इन यूज निकाल सकते हो? नहीं, not possible। And it is probably different from the scrap value। Therefore, the enterprise estimated the recoverable amount of a cash generating unit to which the private railway belong, that is the mine as a whole। तो क्या आप रेलवे का अलग से निकालोगे, पूरा माइन का निकालोगे? पूरे माइन का। समझ में आया कि नहीं आया? बस वही। चलिए अब इसमें इतना कुछ खास है नहीं है, अपने को जो ध्यान रखना है वो एक ट्रीटमेंट है गुडविल का। किसका ध्यान रखना है? मुझे बताइए क्या गुडविल खुद से कैश जनरेट कर सकती है? नहीं, वो नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो भी हमेशा CGU के साथ में आएगी, ग्रुप ऑफ असेट के साथ में आएगी। तब इसको कैसे टेस्ट करना है वो देखिए। Goodwill does not generate cash flow independently from the other asset or group of asset, and therefore the recoverable amount of a goodwill as an individual asset cannot be determined। बराबर बात है? क्या आप गुडविल से कैश जनरेट कर सकते हो? नहीं। तो क्या उसका अपन अलग से वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं। वैल्यू मतलब रिकवरेबल अमाउंट, क्या उसका अलग से निकाल सकते हैं? नहीं। As a consequences, if there is an indication that the goodwill may be impaired, recoverable amount is determined for the cash generating unit to which goodwill belongs। तो अगर आपको लगता है कि मेरा इंपेयरमेंट हो रहा है, उसका वैल्यू कम हो रहा है, तो क्या आपको गुडविल का अकेला करना चाहिए, पूरा ग्रुप का करना चाहिए? पूरा ग्रुप का करना चाहिए। This amount is then compared to the carrying amount of the cash generating unit and any impairment loss is recognized। तो आपको पूरा ग्रुप का कंपेयर करना है और फिर आपको बुक करना है। अब इसमें दो चीज आती है। फर्स्ट, if goodwill can be allocated on the reasonable and consistent basis। अगर आप गुडविल को allocate कर सकते हो उस केस में an enterprise applied the bottom up test। कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा अपने को? If it is not possible to allocate goodwill on a reasonable basis and consistent basis, the enterprise apply both bottom up test and top down test। तो ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, मार्क कर लो इसको। ये वाला टेस्ट MCQs के लिए आता है कि अगर आप गुडविल को अलोवेट कर सकते हो तो आपको सिर्फ एक ही टेस्ट करना है। कौन सा टेस्ट करना है? बॉटम अप। बट अगर आप गुडविल को अलोवेट नहीं कर सकते हो आपको दोनों टेस्ट करना है, बॉटम अप भी करना है और दूसरा कौन सा करना है? टॉप डाउन भी करना है। अब एग्जांपल से समझ रहे अपन, ठीक है, ये दोनों टेस्ट क्या होते हैं। तो छोटा सा एग्जांपल दे रखा है जो अपने को ध्यान से समझना है। क्या बोलता है एग्जांपल देख लो। At the end of the 2010, Enterprise M acquired 100% of the Enterprise Z for 3000 lakh। तो आपकी कंपनी है M, आपने दूसरी कंपनी को परचेज किया है। कितने में परचेज किया है? 3000 लाख में। तो तुम्हारा पीसी कितना हो गया? 3000 लाख हो गया। Z कैश जनरेटिंग यूनिट A, B एंड C। अब जिस कंपनी को आपने लिया उसमें 3 यूनिट है, एक है यूनिट 1, दूसरा यूनिट B और तीसरा यूनिट C। तो A है, B है एंड C है। A जो है उसका नेट फेयर वैल्यू 1200 है, B का 800 है और C का 400 है। तो सबको मिलाते हो तो 2400 होता है। तो आपका जो वैल्यू मिल रहा है, जिसने आपने लिया उसने 2400 का वैल्यू मिल रहा है, बट आपने पे कितना किया? 3000। तो आपने एक्स्ट्रा पे किया, कितना पे किया? 600। किस चीज का एक्स्ट्रा पे किया होगा? गुडविल का। जितनी उसकी औकात है उससे ज्यादा पे किया है, क्योंकि पे किया होगा गुडविल। नाउ एट द एंड ऑफ द 2014, ठीक है, 4 साल बाद
ए मेक सिग्निफिकेंट लॉसेस। अब देखिए जो ये कंपनी है, जो तुम्हारा ये वाला था पार्ट था ए, वो क्या कर रहा है बेचारा, लॉस जनरेट कर रहा है। अभी क्या बोल रहा है, इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज एस्टिमेट टू बी 1350। ये बोलता है इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 1350। अब इसने कैरिंग अमाउंट ऑलरेडी दे रखा है निकाल के, तो तुमको निकालना नहीं है। जो 4 साल बाद जो कैरिंग अमाउंट होगा वो ए का 1300 है, बी का 1200 है, सी का 1800 है, और गुडविल का जो आपने बचा होगा राइट ऑफ करने के बाद वो कितना बचा है आपका 120, और ये टोटल दे रखा है। ठीक है, तो अगर नॉर्मली अगर ये CGU नहीं होता तो बेटा मैं सीधा बोलता 1300 उसका जो रिकवरी अमाउंट 1350 है, तो रिकवरी अमाउंट हाई है, तो इसमें कोई भी लॉस होगा अगर ये CGU नहीं होता तो। पर मुझे बताइए क्या ये खुद से क्या जनरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो क्या आपको ये सिंगल लिखना पड़ेगा, पूरा एक साथ में लिखना पड़ेगा, पूरा एक साथ में, वो तो ठीक है, बट हमको बात करनी है गुडविल की। किसकी बात करनी है, अब देखो कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम ये मान रहे हैं कि गुडविल कैन बी अलोकेटेड ऑन द रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। तो हम देख रहे हैं कि अगर गुडविल को अपन बांट सकते हैं तो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग आएगा अपना when goodwill can be allocated। जब आप गुडविल को बांट सकते हो, तो जब गुडविल को बांट सकते हो तो कौन सा टेस्ट करना है अपने को, बॉटम अप टेस्ट। कौन सा करना है अपने को, अभी कैसे होता है वो देख लीजिए, बड़ा इजी है। ठीक है, सबसे पहले अपने को लेना है कैरिंग अमाउंट। क्या लेना है अपने को, 3 चीजें अपने पास में है, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, इसके अलावा एक और चीज है यहाँ पे गुडविल, लास्ट में आ गया टोटल। ये कैरिंग अमाउंट अपने को लेना है 2014 का, जिसने अपन इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्या वो अपने को निकालना है कि क्वेश्चन में दे रखा है, दे रखा है, दिस इज 1300 1200 800 बराबर है। तो देखो मैं लिख देता हूं 1300 1200 800, और आपने गुडविल का 120 दिया है। ठीक है, 3420। अब अपने को इंपेयरमेंट करना है। तो ये AS28 क्या बोलता है इंपेयरमेंट करने से पहले ध्यान से समझना कि आप इंपेयरमेंट करो, बट वेट, आपने जो वैल्यू लिया वो सही नहीं है, क्योंकि आपने गुडविल का भी वैल्यू लिया है। मुझे बताइए क्या गुडविल का कोई रियल में कैश जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब क्या करो इस गुडविल को, ये बोलता है आप गुडविल को बांट सकते हो नहीं बांट सकते हो, ABC में बोला बांट सकते हो, तो पहले उसको बांटो, फिर जो वैल्यू आएगा उससे कंपेयर करो। तो सबसे पहले अपने गुडविल को बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन प्लस माइनस कर लेंगे गुडविल। तो यहाँ पे जो गुडविल है उसको अलोकेट करेंगे, तो गुडविल अलोकेशन अपन करने वाले हैं। तो गुडविल है 120 का, कितने गुडविल है, अब इसको अपने को बांटना है इन व्हाट रेशियो, A B एंड C का। तो जो A B C का ओरिजिनल वैल्यू था, मतलब जो फेयर वैल्यू था, उसके रेशियो में अपने को बांटना पड़ेगा इसको। तो मुझे पता A B C को 1200 800 एंड 400 के रेशियो में, तो इन 1200 800 एंड 400 मतलब इन फेयर वैल्यू रेशियो, इस रेशियो में बांटना है। तो बांटिए भैया 60 40 20। तो इसमें ये प्लस हो जाएगा, बट ये बताओ 120 है, इसमें से माइनस होगा ना, तो रियल में ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट हमने इस तरह से कर लिया। तो अब यहां पे बताइए जो रिवाइज्ड वैल्यू इनका आएगा वो रियल में 1360, मतलब आपने ए का 1300 पे नहीं किया, 1360 होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया चेट में, इसका 1240 होना चाहिए, इसका 820 होना चाहिए, इसका कुछ भी नहीं, तो 3420 आएगा। क्या ये तुमको समझ में आया। अब ये बोलता है अब आपको इसमें कंपेयर करना है विद द रिकवरेबल अमाउंट। तो यहाँ पे माइनस करेंगे रिकवरेबल अमाउंट। बताइए आप किसको रीवैल्यू कर रहे हो, तीनों कर रहे हो, एक को कर रहे हो, एक को, तो बताइए कितना इसका वैल्यू बना 1350। अब मुझे बताइए अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो 10 का होगा कि नहीं होगा, होगा। ये हो गया इंपेयरमेंट लॉस। क्या हो गया ये तुम्हारा, और अभी तो खिल बाकी है, सुनना क्या खिल बाकी है वो समझिए। ये इंपेयरमेंट लॉस, क्योंकि आपके बुक्स में तो वैल्यू ही दिख रहा है 1300 1200 800 120 दिख रहा है, तो ये तो अपने कैलकुलेशन किया है। क्या किया अपन ने, सिर्फ कैलकुलेशन। समझ में आया कि तो रियल में जो लॉस है इंपेयरमेंट लॉस वो निकाला है, कितना आया है 10 का आया है।
पर जब बुक्स में अपन दिखाएंगे तो ये इंपेयरमेंट लॉस को किसके सामने सेटअप करना चाहिए आप बताइए, ए के सामने, बी के सामने, सी के सामने कि गुडविल के सामने? गुडविल के सामने। रियल में जब बुक्स में तो ये दिख रहा है ना, सपोज करो ये तुम्हारी बैलेंस शीट है, इसमें आपका ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है और गुडविल भी दिख रहा है, ठीक है। ए दिख रहा है, कितना दिख रहा था? 1300, 1200 और कितना था? 800। 1300, 1200, 800 और 120। अब आप इंपेयरमेंट लॉस लिखोगे तो मुझे बताइए आप इंपेयरमेंट लॉस किसके सामने हटाओगे? गुडविल के सामने, क्योंकि गुडविल अपने पास में है कि नहीं है? ऐसा। क्या ये तुमको समझ में आया? मतलब यहाँ पे देखिए जितना इसके हिस्से में आता है, कितना हिस्से में आता है इसका, ए के हिस्से में 60 का लिया आपने, तो अप टू 60 का ए का लॉस आता है, तो वहां तक तो आप कर सकते हो, गुडविल में से लेके जा सकते हो। बट मान लो अगर 80 आ गया या 100 आ गया, तो जो एक्सेस वाला अमाउंट है वो फिर ए में से जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला मैं कि सपोज तो ये हमने बांटा सबका, तो अब पहले बात तो ये बताओ कि जो इंपेयरमेंट लॉस है वो कितना आ रहा है? वो 10 ही आ रहा है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये रिकवरेबल अमाउंट यहाँ पे होता, सपोज कीजिए 1200 होता, मान लेते हैं कितना होता? उसके में 1360 माइनस 1200 कितना होगा? 160 हो गया। 160 में से 60 का तो इसका ऑलरेडी है ही है, तो 60 तो गुडविल में से जाता, और जो 100 वाला एक्स्ट्रा है वो किस में से माइनस करते हैं? ए में से। क्या ये तुमको समझ में आया? ऐसे करना है। अभी अपने पास में सिर्फ 10 लेस करना है, तो गुडविल में ए का हिस्सा कितना है? 60 है, आराम से हो जाएगा। तो ए को छेड़ना ही नहीं है, जो गुडविल है जो एडजस्ट होगा वो किस में से होने वाला है? गुडविल में से। ऐसा किया है। तो ये देखिए सी, इसी का भी देख लीजिए, नेट फेयर वैल्यू आ गया 1200, 800, 400, तो आपने परसेंट ले लिया, इतना परसेंट होता है। ये अभी कैरिंग अमाउंट है, ये 120 को आपने बांट लिया 60, 40 एंड 20 में। दिस इज न्यू कैरिंग अमाउंट। अभी क्या बोलता है देखिए, इंप्रूवमेंट लॉस कैसे निकाला है? 1360 में से 1350 माइनस किया तो 10 का ये इंप्रूवमेंट लॉस आ गया। बट ये क्या बोला है? एम रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंप्रूवमेंट लॉस ऑफ 10 लाख फॉर ए, बट द इंप्रूवमेंट लॉस इज फुल्ली एलोकेटेड टू द गुडविल। ये पूरा पूरा किसमें से लॉस होने वाला है? गुडविल में से। तो एम जो कंपनी है वो लॉस तो रिकॉग्नाइज करेगी 10 का, बट वो कहां पे क्या करेंगे? गुडविल के सामने हटाएंगे। बोलिए क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, तो अपन आंसर भी लिख देते हैं यहाँ पे। लैक्स में था ना ये सब, जो भी है अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। बोले किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। समझ में आया? ये टेस्ट किया बॉटम अप टेस्ट। क्या बोला इसको अपन? इसको ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले ये पूरा वर्किंग में करना है, ये वाला पूरा वर्किंग में होगा। ठीक है, कि जो कैरिंग अमाउंट है और जो गुडविल का वैल्यू है, तो जो गुडविल है उसको जो उसका ओरिजिनल रेशियो का उसमें बांट देंगे अपन सब में। तो इसका वैल्यू मतलब कितना होगा? 1360, 1240, 820। फिर इसको कंपेयर विद द जो उसका रिकवरेबल अमाउंट है उससे कंपेयर करो 1350। अब जो लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया? 10 लाख का, वही आपका लॉस माना जाएगा। बट ये ए में से माइनस नहीं करना है, बी में से भी नहीं करना है, सी में से भी नहीं करना है, ना प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। किसमें डालना है? गुडविल। समझ में आया कि नहीं आया? बस चलिए कॉपी कर लीजिए, लिख देना एग्जाम्पल जो भी है, पेज नंबर रेफरेंस दे देना। क्या है पेज नंबर इसका? 5.226। चलो कॉपी करो। ये तो हो गया फर्स्ट वाला, जब आप गुडविल को बांट सकते हो, बराबर ना। अब सेकंड वाला देखना है, जब आप गुडविल को नहीं बांट सकते हैं उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे देखा सेम क्वेश्चन को बोला है, गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। तो उस केस में क्या होगा? तो ये बोला जब आप गुडविल को नहीं बांट सकते, ठीक है, उस केस में आपको एक चीज दे रखी होगी, वो होगा तुम्हारा पूरा एज अ होल
जो रिकवरेबल अमाउंट होगा वो दे रखा होगा, ठीक है, ए बी सी का नहीं, पूरा का दे रखा होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर दे रखा, देखो, देयर इज नो रीजनेबली वे टू अलोकेट द गुडविल दैट अरोज ऑन द एक्विजिशन ऑफ जेड टू ए बी एंड सी एट द एंड ऑफ द 2014 जेड रिकवरेबल अमाउंट इज एस्टिमेट टू बी अ 3400 लाख, ऐसा पूरा दे रखा होगा। तो उस केस में क्या होगा अपना, देखो सबसे पहले तो अपने को ये करना है, बॉटम अप टेस्ट करना है। कौन सा करना है? अब ये क्या होगा वो समझ लीजिए, मुझे बताइए। इसी में मैं कर रहा हूं, ये हो गया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। व्हेन गुडविल कैन नॉट बी अलोकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे दो टेस्ट करने पड़ेंगे, बॉटम अप, ठीक है, और टॉप डाउन। पहले बॉटम अप कर लेते हैं, वो सेम होगा। मुझे बताइए क्या यहाँ पे गुडविल को बांट सकते हैं? नहीं, तो गुडविल को बांट नहीं सकते, तो ये बटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज होगी, बट गुडविल बटने वाला नहीं है। ये लो भैया, तो अब ये 1300 आ गया, ये 1200 आ गया, ये 800 आ गया, 120 आ गया, 3420 आ गया। समझे आप? अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या कोई इंपेयरमेंट लॉस होने वाला है? ए का चेक कीजिए, क्या ए का कुछ होने वाला है? नहीं, ए का कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए का यहाँ पे दे रखा है रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 1350 है, तो इस केस में यहाँ पे कुछ भी लॉस होने वाला कुछ भी नहीं होगा। तो बॉटम अप टेस्ट में तो कुछ आया ही नहीं। अब दूसरा टेस्ट करना है, कौन सा करना है? टॉप डाउन टेस्ट, ठीक है। तो देखो इसने वही बोला कि पहले इसने बॉटम अप टेस्ट किया, तो इसके हिसाब से 1300 इसका कैरिंग अमाउंट आता है और रिकवरेबल अमाउंट 1350 आता है, तो इंप्रूवमेंट लॉस कितना आ गया? 0। देयरफॉर नो इंप्रूवमेंट लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड एज फॉर ए एज अ रिजल्ट ऑफ बॉटम अप टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं बॉटम टेस्ट तो करने होगा नहीं। अब दूसरा टेस्ट करना है, कौन सा टेस्ट था दूसरा? टॉप डाउन टेस्ट। कौन सा करना था? टॉप डाउन टेस्ट। अब टॉप डाउन कैसे होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले वही तुम्हारा, इसमें ए है, बी है, सी है, गुडविल है और टोटल है। ये कैरिंग अमाउंट अपने को पता है कितना था कैरिंग अमाउंट? 1300, 1200, 800, 120, ठीक है, 3420। अब यहाँ पे क्या होगा, अपने को माइनस करना है रिकवरेबल अमाउंट। क्या माइनस करना है? एज अ होल जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये इस बार अपने को दे रखा होगा, जो कि अपना इस टॉप डाउन में काम आएगा। कितना दे रखा है? 3400 दे रखा है कि नहीं दे रखा है? तो अब मुझे बताइए कितना लॉस हो गया? 20 का। ये हो गया इंपेयरमेंट लॉस। अब ये इंपेयरमेंट लॉस जो है 20 का, ये पूरा पूरा अपने को राइट अप करना है गुडविल के सामने। किसके सामने राइट अप करना है? मतलब इसमें ए बी का सी की बात ही नहीं करनी है, पूरा गुडविल के सामने हटेगा। जितना भी आएगा वो सब गुडविल के सामने हटेगा। फिर ज्यादा पड़ गया तो ए बी और सी के रेशियो में बांट देंगे। तो ये इसने बोला है, देखिए ये इंपेयरमेंट लॉस जो आया टॉप डाउन से, ठीक है, वो तो अपना सही था। यहाँ पे देखिए तो ये 20 lakhs आ गया। कितना आ गया अपना? 20 lakhs। और क्या बताया? दैट इज अलोकेटेड फुल्ली टू द गुडविल। इसमें बांटना पड़ेगा अपने पूरा पूरा गुडविल में। क्या ये तुमको समझ में आया? तो पहले बॉटम अप टेस्ट किया अपन ने, वो वाला बॉटम अप था, कितना गया देखो, ये बॉटम अप था। तो ये वाला जो अपन ने किया था कितना गया? दिस वन, ये बॉटम अप टेस्ट है, बराबर है। और ये वाला जो किया नीचे वाला, ये कौन सा टेस्ट है? टॉप डाउन। तो ये पूरा पूरा किसके सामने अगेंस्ट होगा? गुडविल के सामने, ठीक है। तो ये यूं का यूं अपन लिख देंगे, किधर गया? ये रहा, ये रहा, ठीक है। जो रिकॉग्नाइज होगा वो पूरा किसके सामने एलोकेट होने वाला है? गुडविल के सामने।
पूरा पूरा गुडविल के सामने रिकॉग्नाइज करना है। बोलिए क्या ये तुमको समझ में आया? ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर करने को, सिर्फ इतना ही था। वापस समझा, एक बार वापस देख लो। सबसे पहले यहाँ पे करना है कि अलग, अगर आप गुडविल को अलग कर सकते हो तो जो आपने नोटबुक में लिखा है वो करना है। क्या करना है, इस गुडविल को अपन बांट देंगे, फिर जो वैल्यू आएगा उसको रिकवरेबल अमाउंट के सामने कंपेयर करेंगे, फिर जो लॉस आएगा वो लेंगे। बट वो लॉस जितना एक हिस्से में आता है उतना गुडविल के सामने आएगा, एक्स्ट्रा हो गया तो ए में से माइनस करना है। ठीक है। दूसरा, अगर आप गुडविल को बांट नहीं सकते तो पहले तो वो सेम चीज करनी है, बट इस बार गुडविल के सामने कुछ भी आएगा तो इनका यू ले लो। फिर आप सीधा ए से कंपेयर करो, डायरेक्ट ए से कंपेयर करना है। तो ए से कंपेयर किया, क्या यहाँ पे कुछ लेस लॉस आ रहा है? नहीं। तो बॉटम अप में तो कुछ भी आ रहा। अब दूसरी बार वापस करना है, कौन सा करना है? टॉप डाउन। अब टॉप डाउन करेंगे, टॉप डाउन में किया तो यहाँ पे पूरा एज अ होल देखा जाएगा। तो एज अ होल अपने देखा तो कितना लॉस आ रहा है? 20 का आ रहा है। वो 20 का लॉस अपने डायरेक्ट इससे सामने करना है, गुडविल के सामने। क्या ये तुमको समझ में आया? वैसे ये बहुत सिंपल चीज है जिसको दूसरे वे में कर सकते हैं, बट ऐसे उसमें मार्क्स देते नहीं है तो अपने को ऐसा ही करना है। समझ में आया तुमको? कुछ नहीं, बहुत कम चांसेस आने के, बट देख लो। क्या ये तुमको समझ में आया? चलो कॉपी कर लो उसके नीचे। ठीक है, बस ये इतना ही था। इससे ये एस क्या होता है? खत्म। मतलब